नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह आज आपके सामने फिर से आया हूं और उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। इस लॉकडाउन में बहुत सारे दोस्तों का कमेंट था कि सर आप मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करिए, तो हम आज से मॉडर्न हिस्ट्री का पोर्शन शुरू कर रहे हैं और उम्मीद है कि जल्द ही इस पोर्शन को हम समाप्त भी कर देंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री जो है इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं भिन्न भिन्न परीक्षाओं में। मेरी पूरी कोशिश यही है कि मैं उन प्रश्नों को जो अधिकतर पूछे जाते हैं परीक्षाओं में और जिनकी आने की संभावना भी लगभग बहुत ज़्यादा रहती है, उनको हमने इस वीडियो में समाहित किया है और साथ ही साथ हमने आपको अन्य जानकारी भी देना उचित समझा है जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम आधुनिक भारत का इतिहास शुरू करते हैं। आधुनिक भारत का इतिहास यूरोपीय कंपनियों के आगमन से शुरू होता है। तो यूरोपीय कंपनियों का आगमन जो है वो भारत में कब हुआ, कब यूरोपीय कंपनियां भारत में आई, क्या कारण था कि ये जो यूरोपीय कंपनियां हैं वो भारत में आई। कुछ न कुछ कारण जरूर रहा होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्राचीन भारत में व्यापार होता था यूरोप देश के साथ या एशिया के साथ होता था, ईरान इराक के साथ होता था। प्राचीन काल में बंदरगाह, लोथल बंदरगाह भी मिला है, इसका साक्ष्य गुजरात से मिला है। इसी प्रकार मध्यकालीन भारत में भी भारत से व्यापार होता था एशिया और यूरोप देशों के साथ। तो जब भारत के साथ यूरोप का व्यापार होता था तो क्या कारण था कि यूरोपीय कंपनियों को नया रास्ता खोजना पड़ा और समुद्र के रास्ते से भारत आना पड़ा। और चूंकि यूरोप की कंपनियां भारत में आईं, उनमें से एक प्रमुख कंपनी थी इंग्लैंड की कंपनी, जो ब्रिटिश कंपनी के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह ब्रिटिश कंपनी जब भारत में आई तो इसने भारत का राजनीतिक स्वरूप ही बदल दिया और इस कंपनी के आने से आप सभी लोग जानते हैं कि धीरे धीरे ब्रिटिश ने क्या किया, पूरे भारत को गुलामी की जंजीरों में जकड़ दिया और इस गुलामी से मुक्ति के लिए बहुत सा प्रयत्न करना पड़ा। बहुत सारे देशभक्तों ने अपनी जान भी गंवाई। तो यूरोपीय कंपनियों का हम आगमन देखेंगे, क्या कारण थे वो देखेंगे और इसके साथ साथ हम यह देखेंगे कि यूरोपीय कंपनियों की स्थापना कैसे हुई और कब हुई। और ये सारी चीजें देखते हुए हम सबसे पहले यह देखेंगे कि जो मध्यकाल में भारत से व्यापार होता था यूरोप के साथ, आखिर क्या कारण था कि वह व्यापार बंद हो गया और व्यापारियों को एक नया रास्ता खोजना पड़ा भारत के साथ। तो हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। जैसा कि हम आपको बता दें कि ये भारत है और प्राचीन काल में, मध्यकाल में ये जो भारत था यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा पोर्शन भारत का था। अब आधुनिक समय में यह पाकिस्तान में पड़ता है। इसके बाद आप अफगानिस्तान देख रहे हैं, ईरान, इराक और तुर्की से सटा हुआ एक देश था कुस्तुनतुनिया। और यह जो कुस्तुनतुनिया था यह यूरोप जाने का मार्ग था, यानी यूरोप अगर जाना होता था तो तुर्की से कुस्तुनतुनिया होते हुए यूरोप जाया जाता था। जो मध्यकाल में व्यापार होता था भारत के साथ, यूरोप से जो व्यापारी भारत आते थे वह किस रास्ते से आते थे हम आपको समझा देना चाहते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन जो है यह यूरोप का होता था। यहाँ पे स्पेन है, ये पुर्तगाल है, ये आपका फ्रांस पड़ेगा और ये डच यानी नीदरलैंड या हॉलैंड है और ये जो लाल कलर से आप देख रहे हैं ये पोर्शन ये डेनिश से डेनमार्क है। यहाँ के व्यापारी जो है भारत आए थे और यहाँ के जो व्यापारी थे ये जो जल मार्ग था उससे पूर्व जो व्यापार करते थे तो ये लोग इस रास्ते से देख रहे हैं, ये लाल रास्ता बना हुआ है, कुस्तुनतुनिया से वो लोग टर्की होते हुए, इराक होते हुए, ईरान होते हुए अफगानिस्तान से भारत में
प्रवेश करते थे, व्यापार करते थे। परीक्षा में एक बार प्रश्न पूछा गया है कि मध्यकाल में या प्राचीन काल में भारत में स्थल मार्ग से किन दर्रों से होकर के भारत में व्यापार होता था। तो देखिए, जो यूरोप के व्यापारी होते थे वो कुस्तुनतुनिया राज्य में प्रवेश करते थे। इसके बाद वह टर्की होते हुए इराक से गुजरते थे, फिर ईरान से होते हुए अफगानिस्तान पहुंचते थे और अफगानिस्तान में वह 3 दर्रों के द्वारा भारत में प्रवेश करते थे। एक था खैबर दर्रा, दूसरा गोमल दर्रा और तीसरा था बोलन दर्रा। यानी खैबर दर्रा, गोमल दर्रा और बोलन दर्रा से हो करके यूरोप के व्यापारी जो है और एशिया के व्यापारी जो है वो भारत में व्यापार करने के लिए आते थे। तो प्रश्न पूछा गया था कि किस दर्रे से होकर के भारत में व्यापार होता था। तो याद रखिएगा, खैबर, गोमल और बोलन दर्रों से होकर के व्यापारी भारत में व्यापार करने के लिए आते थे। व्यापार हो रहा था, सारी चीजें सही चल रही थी, लेकिन एक दौर आया 1453 ईस्वी का। 1453 ईस्वी में एक घटना घटी और वह घटना क्या थी कि तुर्की, ये देख रहे हैं, ये देश था तुर्की। तुर्की में उस्मानिया साम्राज्य का उदय हुआ। तो जब तुर्की में उस्मानिया साम्राज्य का उदय हुआ तो इस उस्मानिया साम्राज्य ने क्या किया कि उसने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। जब कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया और इसके बाद जो उस्मानिया साम्राज्य था उसने अपना राज्य बढ़ाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे इस टर्की यानी उस्मानिया साम्राज्य का विस्तार काफी बड़े साम्राज्य में फैल गया। तो जब बड़े साम्राज्य में फैल गया तो जाहिर सी बात है, ये जो व्यापारिक मार्ग था इस मार्ग पर किसका अधिकार हो गया? तुर्की का अधिकार हो गया, यानी उस्मानिया साम्राज्य का अधिकार हो गया। तो जब टर्की ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार किया और लगभग काफी बड़े क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिला लिया और इस व्यापारिक मार्ग पर अपना अधिकार कर लिया, तो तुर्की का जो शासक था यानी उस्मानिया साम्राज्य का जो शासक था उसने क्या किया कि इस व्यापारिक मार्ग से जो व्यापारी भारत की तरफ जाते थे और या भारत से यूरोप की तरफ जो व्यापारी जाते थे उन व्यापारियों पर इस उस्मानिया साम्राज्य के शासक ने बहुत ही भारी मात्रा में कर लगा दिया। अब जब कर लगा दिया तो जो व्यापारी व्यापार करते थे इस रास्ते से, तो अब उनको तुर्की होते हुए यूरोप, कुस्तुनतुनिया होते यूरोप जाना पड़ता था और इसके लिए उस्मानिया के शासक को बड़ा भारी कर चुकाना पड़ता था, जिससे व्यापारियों को व्यापार में घाटा होने लगा। घाटा होने के साथ साथ व्यापारियों को परेशान भी किया जाता था। तो धीरे धीरे व्यापारियों ने इस रास्ते को त्याग दिया। क्यों? क्योंकि उनको व्यापार में घाटा होता था, साथ में जान माल का भी खतरा होता था। इस प्रकार तुर्की साम्राज्य के व्यापारिक मार्ग पर कब्जा कर लेने के कारण यह मार्ग अवरुद्ध हो गया और इस मार्ग से क्या हुआ, भारत के साथ व्यापार बंद हो गया। कुस्तुनतुनिया का आधुनिक नाम इस्तांबुल है, यानी इस्तांबुल आधुनिक रूप से अगर कहें तो इस्तांबुल से होकर के यूरोप जाया जाता था। तो पूछे कि कुस्तुनतुनिया किसका प्राचीन नाम है, तो क्या कहेंगे, इस्तांबुल का प्राचीन नाम है। तो जब भारत के साथ यूरोप का व्यापार बंद हो गया तो हुआ क्या कि यूरोप वासियों को थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ा। क्या परेशानी का सामना करना पड़ा कि जो मसाले या अन्य चीजें भारत से यूरोप के लिए जाती थी उनकी कमी यूरोप में हो गई और जिसकी वजह से यूरोप के जो देश थे उनको आवश्यकता की चीजें नहीं मिल पा रही थी और जिसकी वजह से क्या हुआ कि यूरोप के अन्य देशों ने
भारत के साथ व्यापार करने के लिए नए मार्गों की खोज करना प्रारंभ कर दिया। परीक्षा में पूछा जाता है कि यूरोपीय व्यापारियों का भारत में आने का क्या कारण था? क्या कारण था कि यूरोपीय व्यापारियों ने भारत के जलीय मार्ग की खोज की थी व्यापार करने के लिए? तो उस कारण को देख लेते हैं, क्योंकि परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। तो पहला कारण यह था कि भारतीय वस्तुओं की यूरोप में मांग थी और इस मांग को पूरा करने के लिए व्यापारी भारत के साथ व्यापार करना चाहते थे और उनको एक नए मार्ग की तलाश थी। दूसरा कारण था कि कुस्तुनतुनिया पर उस्मानिया साम्राज्य का नियंत्रण हो गया था। अभी हमने बताया कि जो तुर्की का साम्राज्य, जो उस्मानिया साम्राज्य के नाम से उस समय जाना जाता था, उसने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया था। तीसरा कारण था कि यूरोप में पुनर्जागरण प्रारंभ हो चुका था और पुनर्जागरण का भी प्रभाव पड़ा कि भारत के लिए एक नए जल मार्ग की खोज की जाए। तो इन कारणों के कारण ही यूरोप के वासियों ने भारत के लिए एक नए जलीय मार्ग की खोज करना प्रारंभ कर दिया। और इस दिशा में सबसे पहला प्रयास किसने किया? पुर्तगाल के शासक। उस समय पुर्तगाल का एक शासक हुआ करता था। देखिए, ये जो लाल पोर्शन देख रहे हैं, ये है पुर्तगाल। पुर्तगाल का शासक था हेनरी प्रिंस, जिसे हेनरी द नेविगेटर भी कहा जाता है। परीक्षा में पूछा भी गया है क्वेश्चन कि हेनरी द नेविगेटर किस देश का शासक था? तो क्या कहेंगे? पुर्तगाल का था। इस पुर्तगाली शासक ने क्या किया कि भारत की खोज के लिए अनेक अभियान, पुर्तगाल से अनेक अभियान अफ्रीका के तट के सहारे भेजा। लेकिन वह जो अभियान थे वह थोड़ी ही दूर पहुंच सके थे। कुछ तो यहाँ तक पहुंचे और कुछ यहाँ तक और कुछ यहाँ तक। इसके आगे कोई भी अभियान नहीं पहुंच सका था। क्योंकि जलीय मार्ग की खोज के लिए प्रिंस ने क्या किया? यात्राएं करवाई थी, इसलिए उसे क्या किसकी उपाधि दी गई? हेनरी द नेविगेटर की उपाधि दी गई। तो याद रखिएगा कि हेनरी द नेविगेटर कहाँ का शासक था? तो पुर्तगाल का शासक था। इसके बाद समय आता है 1487 ईस्वी का। 1487 ईस्वी में घटना घटी क्या कि एक व्यक्ति जिसका नाम था बार्थोलोम्यू डियास, बार्थोलोम्यू डियास नामक व्यक्ति, जो कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का रहने वाला था। तो यह बार्थोलोम्यू डियास, इसने क्या किया कि पुर्तगाल से अपनी यात्रा शुरू की समुद्र के रास्ते, और कहाँ पहुंच गया? अफ्रीका के सबसे दक्षिणतम बिंदु, सबसे दक्षिणी बिंदु पर वह पहुंच गया और पहुंच करके यहीं पर वह रुका और यहाँ से फिर बार्थोलोम्यू डियास वापस कहाँ चला गया? पुर्तगाल के लिए। लेकिन वह अफ्रीका के जिस अंतिम बिंदु, दक्षिणी बिंदु पर रुका था, उसका उसने नाम रखा और उसका नाम उसने क्या रखा? तूफानी अंतरीप, जिसे केप ऑफ गुड होप भी कहा जाता था या उसे आशा अंतरीप भी कहते हैं। तो इस प्रकार आशा अंतरीप या तूफानी अंतरीप या केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? तो क्या कहेंगे? बार्थोलोम्यू डियास। अब यहाँ तक जलीय मार्ग की खोज हो चुकी थी। अब यहाँ से आगे पहुंच करके भारत के लिए नए मार्ग की खोज करना था। तो बार्थोलोम्यू डियाज ने तो केप ऑफ गुड की खोज कर दी। इसके बाद यह है स्पेन।
स्पेन का एक नाविक था जिसका नाम था कोलंबस। कोलंबस ने क्या किया कि 1494 ईस्वी में 1494 ईस्वी में कोलंबस स्पेन से भारत के लिए जलीय मार्ग की खोज करने के लिए चला, लेकिन कोलंबस जो है वह भारत न जाकर के कहाँ पहुंच गया, अमेरिका के एक छोटे से द्वीप समूह पर पहुंच गया। कोलंबस स्पेन से चला और कहाँ पहुंचा, भारत न पहुंच करके अमेरिका के छोटे छोटे द्वीप थे उन्हीं पर वह पहुंच गया। और पहुंच करके जब उसने पाया कि यह तो इंडिया नहीं है, यह तो भारत नहीं है, यह लगता है कोई और ही जगह है, तब कोलंबस ने इस स्थान का नाम क्या रख दिया, वेस्ट इंडीज। उसने वेस्ट इंडीज इस स्थान का नाम रखा और चूंकि यह स्थान अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता था, इसलिए कहा गया कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। तो पूछा जाए कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की, तो 1494 ईस्वी में की थी। और कहाँ से चला था, स्पेन से चला था। कहाँ के लिए, तो भारत के लिए समुद्री मार्ग खोजने चला था। लेकिन वह पहुंच कहाँ गया, तो वह 1494 ईस्वी में भारत की बजाय अमेरिका पहुंचा और इस प्रकार उसने अमेरिका की खोज की। क्वेश्चन आया भी है कि अमेरिका की खोज किसने की थी, तो कोलंबस ने की थी। अब कोलंबस आ गया, पहले ही खोज कर चुका था केप ऑफ गुड होप की, कौन, बार्थोलोम्यो डियास। इसके बाद पुर्तगाल से एक नाविक चलता है और भारत के लिए काफी साहसिक नाविक था जिसका नाम था वास्को डी गामा। अब वास्को डी गामा ने भारत की खोज कैसे किया, भारत के लिए जलीय मार्ग की खोज कैसे की, यह हम देख लेते हैं। तो पुर्तगाल का एक शासक था जिसका नाम था मैनुअल प्रथम, याद रखिएगा, मैनुअल प्रथम शासक था। कहाँ का, पुर्तगाल का। उसने वास्को डी गामा को भेजा और कहा जरा जाइए और देखिए क्या आप भारत की खोज या भारत के लिए जलीय मार्ग की खोज कर सकते हैं। तो वास्को डी गामा तैयार हो गया। वास्को डी गामा 4 जहाजी बेड़ों के साथ, याद रखिएगा कितने जहाजी बेड़ों के साथ, तो 4 जहाजी बेड़ों के साथ वास्को डी गामा पुर्तगाल से चलता है और चलते चलते आकर के कहाँ रुकता है, केप ऑफ गुड होप यानी आशा अंतरिक्ष पर रुकता है। फिर यहाँ से आगे बढ़ने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो वास्को डी गामा ही था। तो अब वास्को डी गामा यहाँ से उसने क्या किया कि अफ्रीका के तट के सहारे रुकते रुकते पहुंचा केन्या प्रांत के तट पर। केन्या प्रांत के तट पर पहुंचा और यहीं तट पर एक स्थान था जिसका नाम था मालिंदी। मालिंदी पहुंच गया कौन, वास्को डी गामा। एक बात और याद रखिएगा कि यह पुर्तगाल से कब चला था, तो 8 जुलाई 1497 ईस्वी को वास्को डी गामा 4 जहाजी बेड़ों के साथ भारत के समुद्री मार्ग खोजने के लिए चल देता है। इसके बाद जब वह केन्या राज्य के कालिंदी नामक स्थान पर पहुंचता है, समुद्र तट के किनारे यह स्थान था, तो यहाँ पर वास्को डी गामा को एक व्यक्ति ने बताया कि अगर आपको भारत पहुंचना है
तो यहाँ पर भारत के व्यापारी आते हैं, आप उनकी सहायता से भारत पहुंच सकते हैं। अब वास्को डी गामा ऐसे व्यक्ति की खोज करने लगा जो उसे भारत तक पहुंचा सके। तो यही मालिंदी नामक स्थान पर वास्को डी गामा की भेंट होती है अब्दुल मनीद नामक व्यक्ति से। अब्दुल मनीद, कहीं कहीं अब्दुल मजीद भी दिया रहता है। तो अब्दुल मनीद नामक व्यक्ति से जब वास्को डी गामा की भेंट होती है तो वास्को डी गामा कहता है कि ऐसा है कि आप हैं भारत के रहने वाले और मैं भारत के लिए एक समुद्री मार्ग की खोज कर रहा हूं, तो क्या आप हमें भारत तक पहुंचा सकते हैं? तो अब्दुल मनीद मान गया, उसने कहा ठीक है, मैं आपको भारत तक पहुंचा दूंगा। तो प्रश्न आता है कि वास्को डी गामा का पथ प्रदर्शक कौन था? भारत पहुंचने के लिए पथ प्रदर्शक कौन था? तो याद रखिएगा अब्दुल मनीद था। अब्दुल मनीद के साथ वास्को डी गामा भारत के लिए चलता है और 20 मई 1498 ईस्वी 20 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा अब्दुल मनीद के साथ केरल पहुंचता है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित केरल पर पहुंचता है और कहां पहुंचता है? केरल के कालीकट नामक स्थान पर पहुंचता है। केरल के कालीकट नामक स्थान पर पहुंचता है और इस कालीकट नामक स्थान पर एक बंदरगाह था जिसका नाम था कप्पक डाबू। कप्पक डाबू नामक बंदरगाह पर, जो कहाँ कालीकट में था, वहां पर वह सर्वप्रथम पहुंचा। कब? 20 मई 1498 ईस्वी को पहुंचा। अब जब वास्को डी गामा कालीकट पहुंच गया तो उस समय कालीकट का जो शासक था उसका नाम था सामुदरी। याद रखिएगा क्या नाम था? सामुदरी। आप कहेंगे कि हमने तो जमोरिन पढ़ा है और सर सामुदरी पढ़ा रहे हैं, तो देखते जाइए, आगे आगे पता चलेगा। कालीकट जब पहुंचा वास्को डी गामा तो वहां का जो शासक था सामुदरी था और इस सामुदरी की पैतृक उपाधि क्या थी? जमोरिन की थी। यानी यहाँ का जो शासक था वह जमोरिन के नाम से ही प्रसिद्ध था। तो जो यहाँ का शासक जमोरिन था उसने क्या किया कि वास्को डी गामा का स्वागत किया। ऑप्शन में अगर जमोरिन न दे, सामुद्री दे, तब याद रखिएगा कि आपको सामुद्री लगाना है, और सामुद्री नहीं देगा तब तो आपको जमोरिन ही टिक करना है। जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि वास्को डी गामा जब कालीकट पहुंचा था तो उसका विरोध किसने किया था? तो याद रखिएगा स्वागत तो वहां के शासक सामुद्री यानी जमोरिन ने किया था, लेकिन वास्को डी गामा का विरोध वहां पर अरब व्यापारियों ने किया था। अरब व्यापारी जो कि पहले से ही यहाँ मौजूद थे और व्यापार कर रहे थे अरब देश के साथ। इन व्यापारियों ने क्या किया कि वास्को डी गामा का विरोध किया, लेकिन शासक था उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन बाद में ज्यादा विरोध होने के कारण शासक ने कहा ऐसा है कि आप अपनी जरूरत की सामान की चीजें ले लें और कुछ व्यापार के लिए भी चीजें ले लें और आप यहाँ से चले जाएं। वास्को डी गामा ने कहा ठीक है, और वह कालीकट से काली मिर्च और विभिन्न प्रकार के मसाले अपने जहाज पर लाद कर वापस चल देता है। कहाँ? पुर्तगाल। जब
वास्को डी गामा वापस पुर्तगाल पहुंचता है तो उसने जो वस्तुएं भारत से खरीदी थी, काली मिर्च वगैरह, उन वस्तुओं को बेच करके उसने जो मुनाफा कमाया था, याद रखिएगा वह मुनाफा कितना था, 60 गुना था। यानी उसे व्यापार में 60 गुने का लाभ हुआ था। तो याद रखिएगा कि वास्को डी गामा को कितना लाभ प्राप्त हुआ था वस्तुएं बेचने पर, तो 60 गुना लाभ प्राप्त हुआ था। यह तो था पहली बार जब वास्को डी गामा भारत आया। वास्को डी गामा याद रखिएगा भारत में कुल कितनी बार आया, तो वह भारत में कुल 3 बार आया था। दूसरी बार वास्को डी गामा फिर भारत आता है, कब, 1502 ईस्वी में। फिर वह दूसरी बार भारत की यात्रा करता है। तीसरी बार जब वास्को डी गामा भारत आता है तो वह पुर्तगाली वायसराय के रूप में भारत आता है। और कब आया था तीसरी बार, तो 5 सितंबर 1524 ईस्वी को वह पुर्तगाली वायसराय की हैसियत से भारत आया। 5 सितंबर को आया, लेकिन दिसंबर 1524 में वास्को डी गामा की मृत्यु कहाँ, कोचीन में हो जाती है। याद रखिएगा कि वास्को डी गामा की मृत्यु कहाँ हुई थी, भारत में हुई थी। किस स्थान पर, कोचीन में हुई थी। प्रश्न आया है कि वास्को डी गामा की समाधि कहाँ है, तो याद रखिएगा अगर देश पूछे तो भारत और स्थान पूछे तो कोचीन में वास्को डी गामा की समाधि है। यानी उसकी कब्र कहाँ है, तो कोचीन में वास्को डी गामा की कब्र है। तो इस प्रकार भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाले प्रथम व्यक्ति वास्को डी गामा की मृत्यु कहाँ हुई, भारत में ही हुई और कोचीन नामक स्थान पर हुई। एक बार इसको फिर से हम देख लेते हैं वास्को डी गामा के बारे में। वास्को डी गामा पुर्तगाल से चलता है 4 जहाजी बेड़ों के साथ। उस समय पुर्तगाल का शासक कौन था, तो मैनुअल प्रथम था। और जब यह पुर्तगाल से चलता है तो कब, 8 जुलाई 1497 ईस्वी को वह पुर्तगाल से प्रस्थान करता है भारत के लिए। और एक पथ प्रदर्शक के दिशा निर्देशन पर वह भारत पहुंचता है। और वह पथ प्रदर्शक कौन था, तो अब्दुल मनीत था। भारत पहुंचा वास्को डी गामा तो किस तारीख को, याद रखिएगा 20 मई 1498 ईस्वी को वह भारत पहुंचा। यह डेट परीक्षा में काफी पूछी भी गई है। कहीं कहीं 17 मई 1498 भी दिया रहता है, लेकिन आपको 20 मई 1498 ही टिक करना है क्योंकि लोक सेवा आयोग इसी को मानता है। इसके बाद जब वास्को डी गामा पहुंचता है कहाँ, 20 मई को पहुंचा, लेकिन कहाँ पहुंचा, भारत के पश्चिमी तट पर। और कहाँ, काली कट पहुंचता है। और काली कट का आधुनिक नाम क्या है, तो इसका आधुनिक नाम कोझीकोड है। तो याद रखिएगा कि अगर ऑप्शन में पूछे कि वास्को डी गामा सर्वप्रथम कहाँ पहुंचा, तो अगर काली कट न हो और नाम हो कोझीकोड तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, कोझीकोड ही लगाना पड़ेगा। कालीकट में बंदरगाह था कप्पक डाबू, वहां पर वास्को डी गामा पहुंचता है। तो उस समय कालीकट का शासक कौन था, तो सामुद्री उसका नाम था। और जिसकी उपाधि क्या थी, तो जमोरिन की उसकी उपाधि थी। प्रश्न भी पूछा गया है कि किस शासक ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था, जो जमोरिन ने किया था। शासक ने तो स्वागत किया, लेकिन वास्को डी गामा का विरोध किसने किया, यह भी परीक्षा में प्रश्न आया है। तो वहां पर बसे अरब व्यापारियों ने वास्को डी गामा का विरोध किया था। वास्को डी गामा जब वापस यूरोप जाता है और भारत से जो काले मिर्च और अन्य मसाले ले गया था, उनको जब यूरोप पुर्तगाल में अपने देश में बेचता है तो उसे कुल कितने का लाभ हुआ था, तो 60 गुना लाभ उसे हुआ था। याद रखिएगा लाभ कितना, 60 गुना उसे लाभ हुआ था। वास्को डी गामा भारत कुल कितनी बार आया था, तो 3 बार आया था।
दूसरी बार कब आता है तो 1502 ईस्वी में वह भारत आता है। तीसरी बार जब वास्को डी गामा भारत आया कब 1524 ईस्वी में। तो तीसरी बार वह पुर्तगाली वायसराय के रूप में भारत आया था 5 सितंबर 1524 ईस्वी को। लेकिन दिसंबर 1524 ईस्वी में ही वास्को डी गामा की कोचीन में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है और उसकी समाधि बनाई गई कहाँ, कोचीन में ही। अब हम अन्य यूरोपीय कंपनियों का आगमन देखेंगे, उनका क्रम देखेंगे कि पुर्तगालियों के बाद अब जो कंपनियां भारत आई वह किस क्रम में भारत आई और भारत आ करके सर्वप्रथम वह कहां पहुंची और कहां कहां पर उन्होंने अपनी प्रथम फैक्ट्रियां स्थापित की थी। अभी आपने देखा कि किस प्रकार से पुर्तगाल का नाविक वास्को डी गामा भारत के लिए चलता है और भारत के लिए एक जल मार्ग की खोज करता है। और वास्को डी गामा जब पुर्तगाल से भारत आया और वापस जब सामान लेकर के पुर्तगाल गया तो उसने 60 गुना मुनाफा कमाया था व्यापार में। अब इस बात की चर्चा पूरे यूरोप में होने लगी। तो जब लोगों ने सुना, यूरोप के अन्य देशों में यह खबर फैल गई कि भारत के साथ व्यापार करना बहुत ही ज्यादा लाभप्रद है, तो अन्य देशों ने क्या किया कि उन लोगों ने भी कंपनियां स्थापित की और धीरे धीरे भारत में व्यापार करने के लिए भेजने लगी अपनी व्यापारिक कंपनियों को। तो इन व्यापारिक कंपनियों का हम क्रम देखेंगे कि किस क्रम में व्यापारिक कंपनियां जो थीं वह भारत आई, क्योंकि परीक्षा में क्रम भी कई बार पूछा गया है कि किस क्रम में यूरोप की कंपनियां भारत आई थी। तो सबसे पहले आपने देखा कि पुर्तगाली कंपनी भारत आई थी। तो हम क्रम देख लेते हैं। अब क्रम में क्या है कि सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी, पुर्तगाल के शासक ने पुर्तगाली कंपनी की स्थापना की और 1498 ईस्वी में पुर्तगाली कंपनी सबसे पहले भारत आई। इसके बाद दूसरे नंबर पर डच कंपनी भारत आई। याद रखिएगा, डच कंपनी, देखिए डच यहाँ पर है। डच जो उस समय हॉलैंड या नीदरलैंड आधुनिक समय में कहा जाता है, तो डच हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी थे। तो दूसरे नंबर पर भारत पहुंचने वाली व्यापारिक कंपनी कौन थी, तो डच कंपनी थी। और वह भारत कब आई थी, 1595 ईस्वी या 96 ईस्वी में डच कंपनी भारत पहुंची। और भारत पहुंचने का क्रम क्या था, दूसरा, पहला पुर्तगाली कंपनी और दूसरा डच कंपनी। प्रश्न पूछा जाता है कि वह कौन सी कंपनी थी जो इंग्लिश चैनल को पार करके भारत व्यापार करने के लिए आई थी। तो दो कंपनियां थीं, एक डेनिश यानी डेनमार्क की कंपनी और एक डच यानी नीदरलैंड की कंपनी। ये आपका है इंग्लिश चैनल। तो ये दोनों कंपनियां इस इंग्लिश चैनल को पार करके भारत व्यापार करने के लिए आई थी। तो पहले क्रम पे पुर्तगाली आए, दूसरे क्रम पे डच आए, 1595-96 ईस्वी में भारत आए। अब ये जो डच थे यह स्टार्ट करते हैं भारत जाने के लिए और केप ऑफ गुड होप होते हुए भारत के लिए जाते हैं, लेकिन वह सर्वप्रथम भारत न पहुंच करके इंडोनेशिया के द्वीप सुमात्रा और अन्य द्वीपों पर वह पहुंच करके वहां से व्यापार स्टार्ट करते हैं। तो याद रखिएगा कि डच कंपनी सर्वप्रथम कहां पहुंची थी, तो इंडोनेशिया के द्वीप सुमात्रा में पहुंची थी। इसके बाद यहां से फिर वह लोग भारत आए। तो दूसरे नंबर पे आने वाली कंपनी डच सर्वप्रथम कहां, इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर पहुंची थी और वहां से फिर वह भारत आए थे। कब आए, 1595-96 ईस्वी में। अब भारत आने वाली तीसरी कंपनी जो थी, तीसरे नंबर पे तीसरी कंपनी, पहली पुर्तगाली आए, दूसरा डच आए और तीसरी कंपनी थी इंग्लैंड की। ये देखिए इंग्लैंड है,
यहाँ पे तीसरी कंपनी की स्थापना होती है और यहाँ से व्यापारिक कंपनियां जो हैं वो भारत के लिए आती हैं केप ऑफ गुड होप होते हुए, और यहाँ से वह इसी रास्ते का अनुसरण करते हुए वह सर्वप्रथम कहाँ पहुँचती हैं? गुजरात। याद रखिएगा कि ब्रिटिश यानी अंग्रेजी कंपनी भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर पहुंची थी? तो गुजरात पहुंची थी। पूछा भी गया है क्वेश्चन। तो पहले पुर्तगाली आए, फिर उसके बाद डच आए और उसके बाद अंग्रेज आए। कब आए? 1600 ईस्वी में भारत आए। और सर्वप्रथम कहाँ आए थे? तो गुजरात में आए थे। अब देखिए इसके बाद चौथे नंबर पे आती है कंपनी डेनिश कंपनी। पुर्तगालियों के बाद डच, डच के बाद अंग्रेज, अंग्रेज के बाद फिर डेनिश कंपनी भारत आती है। कब? 1616 ईस्वी में। यह डेनिश कंपनी है इंग्लिश चैनल को पार करते हुए। देखिए यह इंग्लिश चैनल को पार करते हुए इसी रास्ते से वह कहाँ आई? भारत आई। तो चौथे नंबर पर डेनिश कंपनी भारत आती है 1616 ईस्वी में। पांचवें नंबर पर फ्रांसीसी कंपनी आती है। ये देखिए यह फ्रांस है। फ्रांस की कंपनी चलती है और वह भारत पहुंचती है। याद रखिएगा व्यापार करने के लिए। कब? 1664 ईस्वी में। 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी भारत पहुंची व्यापार करने के लिए। अब अंतिम कंपनी जो भारत आते हैं व्यापार करने के लिए वह स्वीडिश कंपनी है जो 1731 में आई थी, लेकिन इसका कुछ ज्यादा विवरण नहीं मिलता है क्योंकि यह थोड़े ही समय के लिए आई थी। तो क्रम देख लीजिए, याद कर लीजिए, ये बहुत पूछा जाता है, ये आपको याद करना है। और ये वाला पोर्शन तो सर्वप्रथम पुर्तगाली भारत आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए और फिर डेनिश आए और फ्रांसीसी आए और सबसे लास्ट में स्वीडिश आए थे। पुर्तगाली 1498 में आए, डच 1595-96 ईस्वी में आए, अंग्रेज 1600 ईस्वी में, डेनिश कंपनी 1616 ईस्वी में भारत आई और फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में आए, जबकि स्वीडिश जो है 1731 ईस्वी में आए। ये तो था यूरोपीय कंपनियों का आगमन भारत में किस क्रम में आए। लेकिन यह जो यूरोपीय कंपनियां थीं इनकी स्थापना इनके देश में हुई, जो कि थोड़ा सा अंतर मिलता है इस पोर्शन में। यहाँ अंग्रेजी कंपनी दूसरे नंबर पे हो जाती है और डच तीसरे नंबर पे, जबकि आगमन के क्रम में डच क्या है? दूसरे नंबर पे। तो ये आपको ध्यान देना है कि जब कंपनियों की स्थापना पूछे तो पुर्तगाली पहले, दूसरे नंबर पर अंग्रेजी कंपनी, तीसरे पे डच रहेगी, फिर चौथे पे डेनिश, फिर फ्रांसिस, फिर स्वीडिश। वही अंतर रहेगा, बस यहाँ पे थोड़ा सा फेरबदल हो जाएगा। यूरोपीय कंपनी के आगमन में डच ऊपर रहेगा, अंग्रेज नीचे, और जबकि यूरोपीय कंपनियों की स्थापना जब पूछेगा तो पुर्तगाली के बाद अंग्रेज और अंग्रेज के नीचे फिर डच आएंगे। तो इनकी स्थापना देख लेते हैं। पुर्तगाली कंपनी की स्थापना 1498 ईस्वी में हुई थी। अंग्रेजी कंपनी की स्थापना होती है 1600 ईस्वी में। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा अंग्रेजी कंपनी की स्थापना की गई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। फिर अंग्रेजी कंपनी की स्थापना के बाद किसकी स्थापना होती है? डच कंपनी की स्थापना होती है। कब? 1602 ईस्वी में। डच कंपनी के बाद फिर डेनिश कंपनी की स्थापना होती है 1616 ईस्वी में और उसके बाद फ्रांसीसी कंपनी का स्थापना 1664 ईस्वी में होती है और स्वीडिश कंपनी की स्थापना 1731 ईस्वी में हुई। आपने देखा कि कंपनियों की स्थापना, उनके आगमन का क्रम। इन कंपनियों के द्वारा भारत में प्रथम फैक्ट्री अपनी कोठियां स्थापित की। इन कोठियों में प्रथम स्थापित कोठी से प्रश्न काफी पूछे जाते हैं, तो उनको हम देख लेते हैं। पुर्तगाली कंपनी जब 1498 ईस्वी में आई तो उसने सर्वप्रथम अपनी कोठी कहाँ स्थापित की थी या फैक्ट्री? तो यह कोचीन में स्थापित की थी। कब? 1503 ईस्वी में। देखिए पुर्तगाली कंपनी कोचीन आई और यहीं पे उसने क्या किया कि 1503 ईस्वी में कोचीन में पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। इसके बाद अंग्रेज
जो आते हैं वह 1600 ईस्वी में भारत आते हैं और इन्होंने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की 1608 ईस्वी में। 1608 ईस्वी में अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। कब बनकर के तैयार हुई? तो 1613 ईस्वी। तो डच कंपनी ने मसूलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित की थी। देखिए मसूलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में डच कंपनी ने अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित की थी। डेनिश जब भारत व्यापार करने आए तो डेनिश कंपनी 1616 ईस्वी में आई और उसने ट्रांकेबर नामक स्थान पर 1620 ईस्वी में अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित की थी। टांकेबर तमिलनाडु में पड़ता है और इसी टांकेबर नामक स्थान पर 1620 ईस्वी में डेनिश कंपनी ने अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित की थी। फ्रांसीसी आए 1664 ईस्वी में और इन्होंने सूरत में ही अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित की। और कब की? तो 1668 ईस्वी में अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित की थी। पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री कहाँ? कोचीन में स्थापित होती है। कब? 1503 ईस्वी में। जबकि अंग्रेजों की प्रथम फैक्ट्री या कोठी कहाँ स्थापित होती? सूरत में। कब? 1608 ईस्वी में। इसी प्रकार डच कंपनी की प्रथम फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित होती है। कब? 1605 ईस्वी में। और डेनिश की कंपनी जो है वह टांकेबर में स्थापित होती है। कब? 1620 ईस्वी में। और फ्रांसीसी कंपनी ने अपनी प्रथम फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित की थी? तो सूरत में स्थापित की थी। और कब? 1668 ईस्वी में। अब दोस्तों इसके बाद हम इन कंपनियों का क्रम वाइज अध्ययन करेंगे जो कि अगली वीडियो में होगा।